So hey everyone, this is Priyanka and welcome back to my YouTube channel Mind Map Study with Fun। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 4 और जिसका नेम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो इसके जो राइटर है वो एनी फ्रैंक खुद हैं और बेसिकली ये उनके एक डायरी का एक एक्सेप्ट लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हम कुछ नए तरीके से करने वाले हैं। आज हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करने वाले हैं सो दैट आपको पूरी क्लैरिटी हो। एंड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बिफोर यू रीड हमें उनके बारे में कुछ फैक्ट्स एंड डिटेल्स जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि राइटर खुद अपने बारे में बता रहे हैं तो उनके बारे में उनके फैमिली के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उनका बैकग्राउंड क्या था एंड ऑल। सो यहाँ पे उनकी फ़ोटो दी हुई है। तो वे बचपन में ऐसे ही दिखती थी और बेसिकली वे ज़्यादा दिन तक जी नहीं पाई थी। तो उनका जो बचपन का ही फ़ोटो दिया हुआ यहाँ पे। एंड उनका फुल नेम था एनिलीज मैरी, शॉर्ट नेम एनी फ्रैंक। एंड उनका जो बर्थ हुआ था वो 12 जून 1929 को हुआ था। एंड एक माना जाता है कि फरवरी या मार्च में उनका 1945 में उनका डेथ हुआ था क्योंकि ये कंफर्म नहीं है कि उनका डेथ एग्जैक्टली किस डे को हुआ था। और वे एक जूस लड़की थी जर्मन में। उस टाइम बेसिकली आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि हिटलर का राज चलता था तो उसके चलते जो ज्यूइश लोग थे उन लोग को भगाया जा रहा था। सो ये उनकी लाइफ की जो स्ट्रगल है उसके बारे में भी है। और ये जब वे हाइडिंग कर रहे थे अपनी फैमिली के साथ तो उस टाइम उन्होंने ये डायरी लिखी है। और ये छोटा सा एक्सेप्ट है। अगर आपको इनके बारे में पूरा जानना है तो उनका पूरा नॉवेल आपको पढ़ना पड़ेगा ताकि क्या क्या हुआ था एंड ऑल। आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर पढ़ें बुक, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। एंड या और ये कब हुआ था? अराउंड वर्ल्ड वॉर 2। तो उसका जो फैमिली था वो एम्स्टर्डम मूव कर गया था जब नाजीज जर्मनी में पावर गेन किए थे क्योंकि फिर ज्यूज लोग को वहाँ से हटाया जा रहा था। और जब वे वहाँ से जा रहे थे तो दे वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नेदरलैंड्स क्योंकि वे नेदरलैंड में थे तो वहाँ वे फंस चुके थे। As persecutions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. तो जब बहुत ज़्यादा ज्यूइश पॉपुलेशन पर ये दबाव डालने लगा एंड जब उनके बचने का कोई तरीका नहीं था तो वे अपने पापा के जो ऑफिस है वहाँ पे जाके छिप गए। उनके पापा का नाम ओटो फ्रैंक था और उनका जो ऑफिस बिल्डिंग था तो उनमें कुछ हिडन रूम्स बनाए गए थे तो वहाँ पे वे चुपचाप रहते थे। और हाँ, उनके लाइफ के बारे में आपको वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे तो आप वो भी देख सकते हो। बहुत ही फनी नहीं इंटरेस्टिंग एनिमेशंस हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा, ज़रूर एक बार चेक करें। या so after 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system where Annie died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margaret Frank। तो 2 साल वे छिपे रहे लेकिन फिर जो वहाँ पे पुलिस थी उन्हें पता चल गया, फिर उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया गया। कंसंट्रेशन कैंप बेसिकली वो होता है जहाँ पे लोगों को रखा जाता है। जब उन पे कब्ज़ा किया जाता है तो फिर उन्हें वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है और उन्हें टॉर्चर किया जाता है बेसिकली। Her father Otto, the only survivor of the group, returned to Amsterdam आफ्टर द वॉर एंडेड। और उनके जो फादर थे ऑटो, बस वही पूरे फैमिली में बच गए थे और फिर वे एम्स्टर्डम रिटर्न हो गए जब वॉर एंड हो गई थी। तो टू फाइंड दैट हर डायरी हैज़ बीन सेव्ड, फिर उन्हें उनकी डायरी मिली एनी फ्रैंक की, उसके बाद ही ये पब्लिश हो पाई है। तो
Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. तो अगर वे चाहते तो इस डायरी को छुपा सकते थे, बट इस डायरी में उनके जो जितना भी सफरिंग्स था, जितना स्ट्रगल था, सब रिकॉर्ड था, क्योंकि एनी फ्रैंक ने खुद उसे लिखा था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसे पब्लिश किया जाए, और उन बहुत कोशिश की और ये पब्लिश भी हो गई। द नेम डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, और अभी भी इसी नेम से ये है, तो आप खरीद सकते हो बुक। The diary was given to Anne Frank for her 13th birthday and chronicles the event of her life from 12 June 1942 until its फाइनल एंट्री ऑफ 1 अगस्त 1944। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उन्हें ये डायरी कब दी गई थी, उनके बर्थडे पे दी गई थी 12 जून 1942। उनका 13th बर्थडे था, उस टाइम दिया गया था। और इसमें फाइनल एंट्री की गई है डायरी में 1 अगस्त 1944। सो फाइनल एंट्री तो 1 अगस्त को है, बट ये कंफर्म नहीं है कि उनका डेथ कब हुआ था। It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books। और इस बुक को बहुत सारी लैंग्वेजेस में कन्वर्ट किया गया और वर्ल्ड में बहुत फेमस है ये बुक। They have also been several films, television and theatrical productions and even an opera based on the diary। तो ये डायरी इतनी फेमस हो चुकी है कि इसमें थिएट्रिकल प्रोडक्शंस हैं, फिल्म्स हैं। तो अभी मैंने जैसे बोला था कि आप यूट्यूब पे एक बार सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। और described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation। और इसमें नाजी ऑक्यूपेशन के अंडर जितना भी उन्हें डेली लाइफ कैसे सफ़र करना पड़ता था उसके बारे में है। एनी फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम्स। और उस टाइम पे जो ज्यूइश विक्टिम्स थे, तो एनी फ्रैंक उसमें से बहुत ही रिनोन्ड एंड डिस्कस्ड हैं, क्योंकि उनका जो भी बुक है वो इतना फेमस हो चुका है। तो इसमें एक्टिविटी है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और आगे बिफोर द डायरी एंट्री इसमें कुछ उनके बारे में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि वे क्या सोचती हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड एंड ऑल। तो चलिए देखते हैं। Writing is a diary. In a diary is a really strange experience for someone like me, not only because I've never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक डायरी एंट्री करना उनके लिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था। क्योंकि एक तो पहली बात है कि उन्होंने पहले कभी डायरी एंट्री लिखा नहीं था, और दूसरी बात ये था कि कोई भी एक 13 ईयर ओल्ड लड़की जो स्कूल गर्ल है उसके थॉटफुलनेस के बारे में जानने के लिए उतना इंटरेस्ट नहीं रखेगा, ऐसा उनका मानना था। एंड सी फील्स लाइक राइटिंग एंड सी हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ हर चेस्ट, बिकॉज होता है ना कि इफ़ यू हैव एनी थिंग इन योर हार्ट एंड जब तक आप वो चीज़ किसी को बता नहीं देते तब तक आपको अच्छा नहीं लगता, एंड फिर आप किसी को बता देते हो देन यू आर रिलैक्सड। तो सेम चीज़ उनके साथ था कि वे डायरी एंट्री करने के बाद उन्हें बहुत रिलैक्स फील होता था। दैट्स वाई शी वांटेड टू राइट इट। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। और ये एक कहावत है कि पीपल के पास इतना पेशेंस नहीं होता है। आप किसी को अगर कुछ सीक्रेट अपना बताते हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो सीक्रेट ही रहे, तुरंत ही वो सीक्रेट बहुत ही फैल जाता है एंड सबको पता चल जाता है। दैट्स वाई पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। तो इसीलिए बोला जाता है कि पेपर के पास बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है, क्योंकि सबको इसे नहीं पढ़ पाता है, अगर गलती से किसी को मिल जाए तो ही पढ़ सकता है। और ये I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out।
I finally stayed where I was brooding. Yes, paper does have more patience, and since I'm not planning to let anyone else read this stiff bagged notebook, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. तो उन्होंने बताया है कि वे लिखना चाह रही थी क्योंकि वो थोड़ा सा लिटिल डिप्रेस थी एंड वे सोच रही थी कि बाहर जाया जाए या नहीं। और फिर उन्हें ये भी लगता था कि ये जो डायरी है वो फ्यूचर में कभी किसी को मिलने वाली नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने उतना लैंग्वेज को लेके भी ध्यान नहीं दिया था। और नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, आई डोंट हैव अ फ्रेंड। या और इसका एक रीज़न था कि उन्हीं पास एक भी रियल फ्रेंड नहीं था। Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old is completely alone in the world. और यहाँ पे वे ये भी बता रही हैं कि ऐसा नहीं है कि वो completely alone थी, उनके पास फैमिली थी, उनके पेरेंट्स थे, एक 16-year-old सिस्टर थी जिसका नाम मार्गोट था, एंड देयर वर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। तो ऐसा था कि वो फ्रेंड्स तो बुला सकती थी बहुत जन को, लेकिन रियल फ्रेंड इन अ सेंस जिससे वे अपना सब कुछ शेयर कर सके वो नहीं था। तो उन्होंने अपना जो डायरी था उसे ही अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया था। नो, ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। और ये जो ट्रू फ्रेंड है वो उनका डायरी है जिसका नाम उन्होंने किटी रखा था। और आई थिंक वुड देन व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। उन्होंने यहाँ पे आगे बताया कि वे जब फ्रेंड के साथ रहते हैं तो गुड टाइम होता है, वे जनरल बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि वे सिर्फ नॉर्मल ऑर्डिनरी थिंग के बारे में ही बात कर सकते हैं। वे अपना जो हार्ट है उसमें क्या चल रहा है सब कुछ किसी सबसे शेयर नहीं कर सकती थी। दैट्स वाई उन्होंने डायरी एंट्री करना चूज़ किया। और दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से वे डायरी लिख रही थी। यहाँ पे कन्फाइड का मीनिंग दिया हुआ है टू टेल पर्सनल थिंग्स प्राइवेटली टू अ पर्सन दैट वन ट्रस्ट। और ये उनका डायरी था जिससे वे कन्फाइड करते थे। To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and I am going to call this friend Kitty. और उन्होंने अपनी जो डायरी है उसका नाम किटी रखा। और क्योंकि ये डायरी बहुत ही उनके लिए स्पेशल थी, तो वे इस डायरी में जस्ट फैक्ट्स नहीं लिखना चाहती थी जो कि बहुत सारे लोग करते हैं। तो उन्होंने इसमें अपना सब्जेक्टिव ओपिनियन एंड अपना थॉट्स इसमें लिखा है, ना कि फैक्ट्स। तो इसके बाद उनका जो डायरी एंट्री का एक एक्सेप्ट दिया हुआ है वो हम देखने वाले हैं, जो कि थोड़ा सा फ़नी एंड इंटरेस्टिंग भी है। अच्छा, इसके पहले कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक। तो ये एक क्वेश्चन है कि उन्हें स्ट्रेंज क्यों लगता है एनी फ्रैंक को डायरी एंट्री करना। क्योंकि फर्स्ट थिंग है कि ये उन्होंने इससे पहले कभी लिखा नहीं था। सेकंड थिंग है कि उनके पास कोई फ्रेंड नहीं था। तो ये कुछ रीजंस हैं। वाई डज एनी वॉन्ट टू कीप अ डायरी, क्योंकि उनके पास कोई रियल फ्रेंड नहीं था जिसके साथ भी अपना सब कुछ शेयर कर सके। वाई डिड एंड थिंक्स शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल। और द सेम रीज़न, क्योंकि वो पीपल के साथ ऑर्डिनरी चीज़ों पे बात करती थी, खुश रहती थी, बट सब कुछ शेयर करना उनके बस का बात नहीं था। एंड सी ऑल्सो थॉट दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, दैट्स वाई। चलिए, सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ आई वर टू प्लंज राइट इन, आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। तो उन्होंने बोला है कि उन्होंने जो लिखा है, क्योंकि वे बेसिकली 13-year-old गर्ल थी, तो उनका लैंग्वेज कुछ खास नहीं था। और उन्होंने बोला है कि जो उन्होंने किट्टी की अपनी डायरी में जो लिखा है वो किसी को समझ में नहीं आएगा, उनका जो लैंग्वेज है उस टाइम का। तो उन्हें लगा कि इससे अच्छा होता कि हम अपना ब्रीफ स्केच ही बता देते सबको, बट फिर उन्हें ये पसंद नहीं था, तो उन्होंने डायरी ही एंट्री करना पसंद। तो उनका फैमिली बैकग्राउंड जानते हैं। माई फादर, द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड सी वॉज 25। उन्होंने बोला कि उनके जो फादर थे बहुत ही अडोरेबल थे फॉर सम रीजन्स,
एंड उन्होंने उनकी जो मदर थी उनका एज 25 था, उनके फादर का एज 36 था, तब दोनों ने शादी की थी। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। अच्छा, ये जो डेट्स हैं वे थोड़ा सा आप ध्यान दें क्योंकि MCQs में ये पूछे जा सकते हैं। उनकी जो सिस्टर थी मार्गोट, तो उनका बर्थ हुआ था 1926 में, जर्मनी, फ्रैंकफर्ट। एंड आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929। जो एन फ्रैंक थी वो 12 जून 1929 को बर्थ लिया था। तो बेसिकली दोनों बहनों के बीच 3 years का गैप था। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वाज 4। जब वे 4 साल की थी तब तक वे फ्रैंकफर्ट में ही रहीं। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। फिर उनके जो फादर थे वे हॉलैंड आ गए 1933 में। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, और ये नेम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एंड फनी लग रहा है क्योंकि हॉलैंड जगह का भी नेम है एंड उनकी मदर का नेम है एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक। तो नाम आप ज़रूर याद रखें। went with him to Holland in September, while Margot and I were sent to Aiken to stay with our grandmother. और वे दोनों बहनें अपनी ग्रैंडमदर के साथ रह रही थी। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, जो उनकी बहन थी वो हॉलैंड चल गई थी दिसंबर को ही। एंड आई फॉलोड इन फरवरी when I was plunked down on the table as a birthday present for Margaret. और जब मार्गट का जब बर्थडे था तब एनी फ्रैंक को उनके पास ले जाया गया। आई स्टार्टेड राइट अवे एट मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, और यहाँ पे उनका जो स्कूलिंग है ये बताया गया है कि उन्होंने मॉन्टेसरी की नर्सरी स्कूल से स्टार्ट किया था। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6। जब वे 6 थी तब तक भी वहीं पे रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और 6 एज उनका जो 6 था उस टाइम उन्होंने फर्स्ट फॉर्म स्टार्ट किया था। ये बेसिकली हम बोल सकते हैं क्लास 1 या फिर नर्सरी हो सकता है, या नर्सरी, तो इसको फर्स्ट फॉर्म बोला जा रहा है। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस क्यूपरस, द हेड मिस्ट्रेस। और जब वे 6th फॉर्म में थी तो मिसेस क्यूपरस उसकी हेड मिस्ट्रेस थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी शेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। और फिर जब उन्होंने फेयरवेल लिया तो बहुत ही दुखद था क्योंकि फेयरवेल इज बेसिकली ऑलवेज वेरी सैड। In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration. फिर आगे बता रही है कि 1941 में जो समर के टाइम उनकी ग्रैंडमा इल हो गई थी, बीमार हो गई थी, और उनका ऑपरेशन था, तो इसीलिए उनका जो बर्थडे था वो लिटिल सेलिब्रेशन के साथ हुआ। कुछ ज़्यादा ताम झाम नहीं किया गया था। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, तो 1 साल बाद जनवरी 1942 में उनकी ग्रैंडमा का डेथ हुआ। एंड उन्होंने यहाँ पे आगे बताया है कि वे अपनी ग्रैंडमा को कितना मिस करती थी एंड फिर उन्हें बहुत मानती थी। The 4 of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary. अब बेसिकली इंट्रोडक्शन का एंड होने वाला है अभी कि वो बोल रही हैं The 4 of us are still doing well, मतलब उनका फैमिली में वे दोनों बहनें और उनके पेरेंट्स वे अभी भी ठीक ठाक हैं। एंड प्रेजेंट डेट है 20 जून 1942। तो चलिए अभी जो डायरी एंट्री है वो देखने वाले हैं। सैटरडे 20 जून 1942, डियरेस्ट किटी। तो किटी उनकी जो डायरी है उनका नेम था, उन्होंने रखा था Our entire class is quaking in its boots. Quaking in its boots means shaking with fear and nervousness, क्योंकि अभी उनका जो रिजल्ट आने वाला था तो सभी बहुत नर्वस थे। The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. तो किसका प्रमोशन होने वाला है नेक्स्ट क्लास में ये डिसाइड होने वाला था, इसलिए सभी बहुत नर्वस हो रहे थे। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, और आधी क्लास बेट लगा रही है कि कौन प्रमोट होने वाला है कौन नहीं होने वाला है। जियन एंड आई लाफ आवर सेल्फ सिली एट द 2 बॉयज बिहाइंड अस। तो जियन जो उनकी बेंच पार्टनर, तो दोनों हंस रहे हैं क्योंकि उनके जो पीछे सीट में बैठे हुए हैं सियन एंड जैकस, who have staked their entire holiday savings on their bet.
तो सियन और जैकिस जो उनके पीछे बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना जो हॉलीडे सेविंग्स पूरा उस बेट पे लगा दिया कि कौन पास होने वाला है कौन नहीं. फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट. और ये जो बहस चल रहा है दिन भर, मतलब सिर्फ यही बहस चल रहा है. तो इसके बाद जो एनी फ्रैंक है एंड उसकी जो फ्रेंड है वो थोड़ा सा अनॉय हो जाते हैं. तो क्योंकि कोई भी बात अगर आप दिन भर करो तो वो अच्छा नहीं होता है, कोई भी उससे अनॉय हो सकता है. इवन जीज प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन. और कुछ भी कर लो वे बस बहस ही करते जा रहे थे. इफ़ यू आस्क मी देर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ. अच्छा, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है कि टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ, क्योंकि कभी भी उनके बिहेवियर से बताया नहीं जा सकता है कि कौन सा स्टूडेंट है जो पास हो रहा है या फेल हो रहा है. वे अपने बिहेवियर में इस बात को नहीं लाने देते. आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ. अच्छा, तो यहाँ पे गर्ल फ्रेंड्स है तो इसका लिटरल मीनिंग है जो उनकी दोस्त थी वो, ना कि अभी जो चल रहा है वो. तो वी विल मेक इट. उन्हें लगता है कि हमें भी तो थोड़ा बहुत चिंता हो रहा था, बट उन्हें भरोसा था कि वे पास ज़रूर हो जाएंगी. बस उन्हें एन फ्रैंक को बस मैथ्स में डर लग रहा था क्योंकि उनका मैथ्स थोड़ा कमज़ोर था. एनीवे, ऑल वी कैन डू इज़ वेट. और वे कुछ कर भी नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके हाथ में अब कुछ नहीं था. सो वे वेट कर रहे थे. Until then we keep telling each other not to lose heart. तब तक वे बस धैर्य रखने के लिए बोल रहे थे एक दूसरे को, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास. I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. यहाँ पे टीचर्स के बारे में बताया गया है कि उसमें से 7 जो है मेल हैं एंड जो 2 हैं वो फीमेल टीचर्स हैं. और उन सबके साथ उनकी बहुत जमती है. और बट एक टीचर है जो मैथ्स पढ़ाते हैं जिसका नेम है मिस्टर किजिंग, द ओल्ड फॉगी हु टीचर्स मैथ्स वॉज अनॉयड विथ मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक्ड सो मच. तो एक टीचर है मिस्टर किसिंग जो कि एन फ्रैंक को बिल्कुल नहीं पसंद करते थे क्योंकि वो बहुत गप करती थी और उनके क्लास में, जिसकी वजह से वे बहुत ही अनॉय हो जाते थे. आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइन में एक्स्ट्रा होमवर्क. और बहुत सारी वार्निंग्स देने के बाद उन्होंने एन फ्रैंक को एक्स्ट्रा होमवर्क देने स्टार्ट कर दिए. पहले जो ऐसे था वो था चैटर बॉक्स. चैटर बॉक्स बेसिकली उसे बोला जाता है जो बहुत ही गप करता है. तो उस टॉपिक में ऐसे उन्हें जानबूझ के दिया गया था ताकि वे अपनी गलती माने और बाद में ऐसी गलती ना करें. बट ये एक ऐसा टॉपिक था जिसमें एनी फ्रैंक ने बाद में बहुत इंटरेस्ट लिया. चलिए आगे देखते हैं, हमें पता चल जाएगा. चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट. पहले तो उन्हें लगा कि इसके बारे में क्या लिख सकते हैं. I'd worry about that later, I decided. फिर उन्होंने उतना चिंता नहीं किया और वे घर गई. फिर उन्होंने क्लास में तो बस टॉपिक नोट कर लिया. उन्होंने सोचा ठीक है बाद में देख लेंगे क्या होता है. फिर जब उन्होंने होमवर्क कर लिया, बाकी जो एक्स्ट्रा होमवर्क करने की बारी आई तो उन्होंने देखा. फिर वे अगर चाहती तो वे गैप दे दे के कुछ भी लिख सकती थी. बट फिर उन्होंने सोचा नहीं, मुझे अपना पॉइंट प्रूव करना चाहिए. और उन्होंने एक 3 पेज का एक बहुत लंबा ऐसे लिखा. अपना जो उसमें भी थॉट्स था उसे उसमें डाला. और I argued that talking is a student's trait and I would do my best to keep it under control. और उन्होंने वहाँ पे आर्ग्यूमेंट दिया कि ये जो टॉकिंग है ये स्टूडेंट्स का ट्रेट है और इसी से स्टूडेंट्स की पहचान होती है. तो बेसिकली यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट चल रहा है. बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ दैट हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड. तो उन्होंने यहाँ पे ये भी बताया है कि ये जो हैबिट है इससे तो उन्हें छुटकारा मिलने से रहा क्योंकि ये उसकी माँ की भी हैबिट थी. तो ये जेनेटिक टाइप ऑफ हैबिट था उनका, तो ये ठीक होने वाला नहीं था. और
Mr. Kissing had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. तो ये जो आर्ग्यूमेंट था उन्होंने पढ़ा, उनके मैथ्स टीचर ने, उन्होंने बहुत उसको पढ़ने के बाद बहुत हंसी आई उन्हें, बट फिर जब एनी फ्रैंक ने फिर से अपना गपशप चालू रखा नेक्स्ट क्लास में, तो उन्होंने उसे सेकेंड ऐसे दिया जिसका टॉपिक था एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। तो इनकॉरिजिबल क्या होता है? जिसे करेक्ट ना किया जा सके, तो जिसे सुधार ना जा सके। तो यहाँ पे एनी फ्रैंक को इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स बोला जा रहा है और उस पर उन्हें लिखना भी है। I handled it in and Mr. Kissing had nothing to complain about for 2 whole lessons. However, during the third lesson he finally had enough. Annie Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled Quack Quack Quack, said Mrs. Chatterbox. तो उनका जो सेकंड ऐसे था एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स उन्होंने लिखा, लेकिन फिर जब वे उस गपशप से फिर भी बाज नहीं आई, तो जो उनके टीचर थे उन्होंने उसे थर्ड ऐसे लिखने को बोला जिसका टाइटल था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। तो यहाँ पे एन फ्रैंक का मजाक उड़ाया जा रहा है सबके सामने, और लेकिन आगे पता चलता है कि किसका मजाक उड़ जाता है। द क्लास रोड, मतलब कि ये सुन के पूरी क्लास बहुत हंस रही थी, बट इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स। तो उन्होंने जो एनी फ्रैंक थे उन्होंने सोचा कि कुछ नया किया जाए इस बार, और उनके जो एक फ्रेंड थे सने, उन्होंने एक अच्छी पोइट्री लिखी उनकी हेल्प से, एक वर्ड्स तैयार किया, एंड फिर उनके जो टीचर थे उन्होंने ये देखा तो पता चला कि द जोक वॉज ऑन हिम, क्योंकि अभी तो बस एनी फ्रैंक का मजाक उड़ाया जा रहा था, लेकिन ये जो पूरा जो वर्ड्स उन्होंने तैयार किया था पोएट्री, उसके बाद जो उनके टीचर थे वे थोड़ा सरप्राइज थे। और आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वैन विद 3 बेबी डकलिंग्स हु आर बिटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उन्होंने एक स्टोरी लिखा था इस पोएम में, कि इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल पोइट्री जिसमें कि एक मदर है और उनके 3 डकलिंग्स हैं, बेबी डकलिंग्स, जो कि बहुत क्वैक क्वैक करते थे, मतलब बहुत ही हल्ला गुल्ला करते थे। तो उनके जो फादर थे वे उन्हें इतना पीटते थे कि उनकी डेथ ही हो गई थी, बिटन टू डेथ, मतलब उनका हालत ख़राब कर दिया था। और ये सुनने के बाद, ये पोइट्री सुनने के बाद जो मिस्टर किसिंग रहते हैं उनके मैथ्स टीचर, वे ये जो जोक था समझ जाते हैं कि उन्हें क्या समझाने की कोशिश की जा रही है, और वे समझ भी जाते हैं। He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. और उन्होंने ना कि सिर्फ क्लास को पढ़ के सुनाया, बट कि उसमें अपनी राय भी दी, और दूसरे क्लासों में भी जाके उन्होंने ये जो पोइट्री है सुनाई। Basically, he was impressed. Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. On the contrary, Mr. Kissing always making jokes these days. यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसके बाद जो मिस्टर किसिंग है उन्होंने कभी उन्हें बात करने से नहीं रोका, और अब तो वे खुद ही जोक्स डिलीवर करने लगे थे, बात बात पे वे भी जोक्स मारने लगे थे। और यहाँ पे हमारा जो डायरी एंट्री है उसका एंड होता है। तो आज के लिए बस इतना ही था।